नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बदायूं हत्याकांड पर सस्पेंस गहराता जा रहा है, सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और हत्याकांड क्यों अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड के बाद एनकाउंटर की नौबत क्यों आई और हत्या का आरोपी नंबर 2 जावेद आखिरकार कहां गया है, और इन सब के बीच बदायूं डबल मर्डर केस में होश उड़ाने वाले पर्दाफाश हो रहे हैं। पता लगा है कि 2 बच्चों की मौत के बाद साजिद और जावेद तांत्रिक विद्या के फेर में फंसे हुए थे। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए बदायूं कांड का नया वीडियो और जानिए खूनी खंजर और तमंचे की मिस्ट्री। बदायूं हत्याकांड, खूनी खंजर की थ्योरी। तो आओ तो लो बाल को काट दो, तो लो छोटे वाले देखो तो बाल काट दो। बदायूं हत्याकांड, शराब का कनेक्शन। बबुआ ले गया शराब पीना और मेरे हाथ को भी काट दिया। बदायूं हत्याकांड, तंत्र विद्या का एंगल। किसी तांत्रिक ने बोला था क्या नाम है, किसी का आप मर्डर कर दो तभी आपके बच्चे जिंदा रह सकते हैं। ऐसी चर्चा चल रही है चर्चा। बदायूं हत्याकांड, औलाद का चक्कर। बदायूं हत्याकांड, दूसरा हत्यारा सच उगलेगा। जितनी बातें सुनते जाएंगे कलेजा थर्राता जाएगा। पूरा देश ही थर्रा गया है। बदायूं हत्याकांड की हकीकत जानकर सिरहन होती है। मर्डर, मोटिव, एनकाउंटर, इस हॉरर स्टोरी में सब कुछ थ्रिलर है। जिस वारदात ने पूरे देश को दहला दिया है, क्या वो सिर फिरे भाइयों की खूनी करतूत भर है? बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के पीछे का मकसद क्या सिर्फ औलाद पाने की हसरत भर है? बदायूं हत्याकांड में तांत्रिक का एंगल कितना अहम है, ये जानकर सिहर जाएंगे आप। बदायूं हत्याकांड में रूह कंपाने वाले पर्दाफाश हो रहे हैं। बच्चों की दादी, बच्चों की मां, बच्चों के रिश्तेदार सन कर देने वाली हकीकत बयां कर रहे हैं। पड़ोसी हो, पुलिस हो या फिर पॉलिटिशियन, सबकी जुबान पर बदायूं का खूनी हत्याकांड चढ़ा हुआ है। न्यूज 18 इंडिया रिपोर्ट ने बदायूं में एक बड़ी पड़ताल कर पूरी वारदात के सिरे जोड़ने की कोशिश की है। सिलसिलेवार ढंग से देखिए ये खौफनाक किस्सा असल में है क्या। तारीख 19 मार्च 2024, जगह बाबा कॉलोनी, सिविल लाइन, बदायूं। मंगलवार की शाम करीब 6:45 बज रहे थे। विनोद कुमार अपने घर पर नहीं थे। बाबा कॉलोनी में जहां विनोद कुमार रहते हैं, उनके घर के ठीक सामने साजिद और जावेद सैलून की दुकान चलाते हैं। ये दोनों ही उनके घर पर पहुंचे, जहां पर विनोद के 3 बच्चे, पत्नी और मां रह रहे थे। इसके बाद साजिद घर के अंदर दाखिल हुआ। जावेद घर के बाहर ही मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था। इन दोनों के ही दिमाग में क्या चल रहा था और इनके शैतानी मंसूबे क्या थे, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा। साजिद ने विनोद की पत्नी संगीता से 5000 रुपए मांगे। संगीता रुपए लेने चली गई। इसके बाद साजिद ने 3 बच्चों में से बीच वाले को दुकान से कुछ सामान लाने के लिए भेज दिया और 2 बच्चों को छत पर ले गया। छत पर जाने के लिए उसने बहाना भी गजब का बनाया। पूछो कि हमारी गलती क्या थी, हमारे बच्चों की क्या गलती थी। 5000 रुपए भी दिए, तेरी बीवी की डिलीवरी होने को थी, मांगे तूने। चाय पिलाने को चाय बन रही, तब मेरे बच्चे क्यों काटे? बताओ मेरी क्या गलती। ये दर्द क्या है ये परिवार ही समझ सकता है। बार बार चीख चीख कर दादी रो रही हैं, चीख चीख कर माँ रो रही हैं और बस इतना ही पूछ रही हैं कि उनकी गलती क्या है। छत पर पहुंचकर साजिद ने जावेद को भी भीतर बुला लिया। फिर खूनी कोहराम शुरू हो गया। मेरे आयुष को ले गया, ऊपर अकेले काट दिया।
फिर ले गया, हाथ से मंगाया पानी, शराब का पौआ ले गया, शराब पी उसने और मेरे आन को भी काट दिया। जे बोला जे चीख जे गया, छोटा वाला बीच वाला चीख कैसी आई, अरे भैया क्या कर रहे हो, तब ही उसका मुंह ऐसे पकड़ लिया इसका। इसने जो ऐसे धक्का मारा, गिलास टूट गया, कांच का, शराब पी थी, बिलट पे को फिसल गया, तभी जो भागा। तो बाह को काट दो, दोनों छोटे वाले ने देखो तो बाह काट दो, छोटे बीच वालों को तो बाह पकड़ो तो वहाँ को चाकू के को वहाँ फेंक दो, तो वो जैसे तैसे भाजी अपनी जान छुड़ाए के नहीं वो बाह को मार दे। तो जब ये खूनी खेल छत पर चल रहा था तभी तीसरा बच्चा भी अचानक वहां पहुंच गया। साजिद और जावेद के सर पर इस कदर खून सवार था कि उस पर भी चाकू चलाया। गनीमत ये रही कि बच्चा वहां से किसी तरह से भाग निकला, मगर मौत का तमाशा जारी रहा। पूरे 10 मिनट तक बच्चों की सांसें चलती रही। हत्यारों ने उनके मुंह दबाकर चाकू से ताबड़तोड़ वार जारी रखे। मृतक बच्चों की मां से 5,000 रुपए लेने के बाद साजिद छत पर चला गया। इसके बाद बारी बारी से उसने दोनों बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी। उनके पूरे शरीर से खून बहने लगा। जब तीसरा बच्चा छत पर पहुंचा तो उसकी चीख निकल पड़ी। बच्चे की चीख सुनकर मां और दादी छत की तरफ दौड़े और जब वे ऊपर पहुंचे तो मंजर देखकर सन्न रह गए। इसके बाद जावेद और साजिद ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। काफी भीड़ वहां जुट गई थी और भीड़ ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। भीड़ के बीच जावेद सबको चकमा देकर फरार हो गए। भीड़ के हत्थे सिर्फ साजिद आया। लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जिसके सर पर खून सवार था वो पुलिस को भी झांसा देकर भाग निकला। पुलिस ने तफ्तीश कर जब साजिद को दोबारा दबोचने की कोशिश की तो उसने तमंचे का मुंह खोल दिया। गोलियां चली जिसमें साजिद ढेर हो गया। मगर कहानी इतनी भर नहीं, क्योंकि इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं। साजिद ने आखिर उस परिवार के बच्चों को क्यों मौत के घाट उतार दिया जो उसका हमदर्द था। पीड़ित परिवार से ना कोई झगड़ा, ना कोई विवाद, बच्चों से भी परिचित साजिद ने गला क्यों रेत दिया। साजिद के पास तमंचा था, पुलिस पर उसने गोली चलाई थी, तब उसने हत्या में सिर्फ चाकू का इस्तेमाल क्यों किया। भीड़ ने साजिद को पुलिस के हवाले किया था, तब वो गिरफ्त से कैसे फरार हो गया। यही नहीं, बदायूं कांड के बाद फरार जावेद कहां है अभी किसी को पता नहीं, लेकिन विभत्स कांड के बाद बदायूं में बवाल कटा। हत्यारों के खिलाफ उग्र लोगों ने जमकर हंगामा किया। हत्याकांड पर सियासत भी जोर शोर से शुरू हो गई है। दो सरफिरों के खूनी कारनामे पर राजनीति गर्मा गई है। बदायूं में जो हुआ वो हृदय विदारक है। ये विकृत मानसिकता का प्रतीक है कि बच्चा बोलना भी शर्म आती है, मुझे घिरना, अफसोस आता है। लेकिन ऐसे मामलों पे भी ये समाजवादी पार्टी वाले बीजेपी का नाम ले रहे हैं। ये दिखाता है कितनी विकृत मानसिकता हो चुकी है। दो भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। चुनावी माहौल में बदायूं हत्याकांड को कैश करने की कोशिश ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन साजिद और जावेद के गांव वाले सदमे में है। बदायूं की बाबा कॉलोनी से करीब 12 किलोमीटर दूर सखानू गांव में सन्नाटा पसरा है। डबल मर्डर की बात करने भर से गांव वालों का गला भर आता है। इस वक्त हम पहुंचे हैं सखानू, जो उस घटनास्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर है और ये साजिद जावेद का घर है। फिलहाल घर पर कोई मौजूद नहीं है। जब हम गांव वालों से बात करते हैं और जब हम साजिद या जावेद के बारे में बात करते हैं, चाहे फिर वो बाबा कॉलोनी हो या सखानू जो जावेद और साजिद का गांव है, सभी लोग एक ही सुर में बोलते हैं और कहते हैं कि जावेद और साजिद तो ऐसे लगते ही नहीं थे कि दो मासूम बच्चों की हत्या कर सकते हैं। ऐसा जो है सबको अफसोस है कि इतनी बड़ी जो है घटना को किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया, इतनी मोहब्बत के साथ रहने के बावजूद। तो ये जो है सबको ये चीज जो है झंझोड़ रही है पकड़ के, तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। यहाँ तो सखानू के अंदर उनकी किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ है। अच्छा, मारना तो किसी के लिए दूर की बात है। साजिद और जावेद के गांव वाले भले ही कुछ बोलने के हालात में नहीं, लेकिन बदायूं की बाबा कॉलोनी में साजिद और जावेद के सिर फिरे किस्से गूंज रहे हैं।
जिसे देखिए वही डबल मर्डर केस में तांत्रिक थ्योरी पर जोर दे रहा है। जो अभी नई इसकी शादी हुई, इसके क्या नाम बच्चे एक भी मरते वो जीवित नहीं रहते थे। तो किसी तांत्रिक ने बोला था क्या नाम है किसी का आप मर्डर कर दो तभी आपके बच्चे जिंदा रह सकते हैं। ऐसी चर्चा यहाँ पर चल रही है चर्चा। हाँ चल रही है चर्चा, लोग कुछ कह रहे हैं, क्या मालूम आप है या ना है। बाबा कॉलोनी में कई लोग खुलकर बोल रहे हैं कि औलाद की चाहत में साजिद ने 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस अब भी कई एंगल से वारदात की तफ्तीश में जुटी है। साथ ही ये भी दिलासा दे रही है कि जल्द ही दूसरा आरोपी जावेद शिकंजे में आएगा। वो यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके पर मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे पर कार्रवाई कर रही है। बदायूं बर्बर हत्याकांड भुलाए नहीं भुलाया जाएगा, क्योंकि ये किसी सनक में की गई खूनी वारदात भर नहीं, ये तो समाज में पल रहे विकृत मानसिकता वाले जल्लादों का सच है, जिनकी शिनाख्त बहुत जरूरी है, इनका इलाज बहुत जरूरी है। अभी इस हत्याकांड की कई कड़ियां जुड़नी बाकी हैं। मतलब ये कि सन्न कर देने वाले पर्दाफाश अभी होने बाकी हैं। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वही हुआ जिसका डर था। टीएमसी और बीजेपी के नेताओं के बीच हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई हैं। नौबत यह आ चुकी है कि केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायकों के बीच भी झड़प हो रही है। डर है कि हालात ऐसे ना हो जाएं जब 2022 और 2019 में हुई हिंसा दोहराई जाए। बंगाल के दंगल की पूरी रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है, लेकिन आप देखिए। महिला तारपरे ओদের জেলা সভাপতি সহ কয়েকজন সব মোটা মোটা বাঁশ লাঠি নিয়ে যাকে পারছে পেটাতে শুরু। এটা অত্যন্ত লজ্জার এবং এর জন্য দিনহাটার যে একেবারে আপনারা জানেন বিধায়ক যিনি বারবার মানুষকে হুমকি। तस्वीरें बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। ये पश्चिम बंगाल का कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी झड़प हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और कूच बिहार से बीजेपी से दोबारा उम्मीदवार निशित प्रमाणिक और पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी विधायक उद्यन गुहा को एक दूसरे की ओर बढ़ते देखा गया। हंगामा बहुत हुआ, पथराव हुआ, मारपीट भी बहुत ज्यादा हुई, कई लोग घायल हो गए। इस दौरान बीच बचाव की कोशिश में पुलिस के एक अफसर धीमान मित्रा को चोट आई। हालात इतने गंभीर हैं कि कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर गवर्नर ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। मिनिमाम यदि कोनो गोलमालेर कोनो बिये थाके ताहले बुझताम। आमी চেয়ারম্যানের বাড়িতে গেছি, চেয়ারম্যানের বাড়িতে ওখানে মারোয়াড়ি কমিউনিটির যারা দিনহাটার বাসিন্দা তারা ওইখানে আজকে আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাবার জন্য ডাক দিয়েছিল। আমি সেইখানে ওখানে গেছি। আমার সাথে একটা গাড়িতে কয়েকটা ছেলে ছিল। এইবার আমার যখন হয়ে গেছে, আমি যখন গাড়িতে উঠবো, আমার গাড়ি কিন্তু সাহেবগঞ্জের দিকে মুখ করা। সেই অবস্থায় দেখলাম ইয়ের কনভয় আসছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীর কনভয় আসছে। সে কনভয় এসছে, আবার ওই কনভয়ের থেকে সে মুখ বের করে কি কি সব বলেছে। আর আমাদের ছেলেরা কয়েকজন যারা ছিল তারা জয় বাংলা জয় বাংলা, অন্য কোনো কথা না। এইবার ওদের কনভয় এগিয়ে গেল, চৌপতি পেরিয়ে সেই কনভয় হঠাৎ করে দাঁড় করে আমার গাড়ি আমি ঘুরিয়ে নিয়ে যখন এইদিকে আসছি তখন হঠাৎ দেখি গাড়ির থেকে দুজন মহিলা, তারপরে ওদের জেলা সভাপতি সহ কয়েকজন সব মোটা মোটা বাঁশ লাঠি নিয়ে যাকে পারছে পেটাতে শুরু করেছে। कल जो घटना हुआ ये अत्यंत निंदनीय घटना है और ऐसा घटना टीएमसी कांग्रेस द्वारा बार बार यहाँ पर
ऐसा घटना को अंजाम देते हैं। और इससे पहले भी 2-3 बार मेरे ऊपर अटैक किया गया। कल जो ये घटना हुआ, मैं कहूँगा कि तृणमूल कांग्रेस जो है उन लोगों को ये साफ तौर से ये पता है कि ये सीट वो लोग इस कुछ बिहार में उनकी जो पैर का नीचे का जो जमीन है वो पूरी तरह से जो है वो हिल गया है और इसीलिए ऐसा जो है घिनौना कार्य कर रहा है। कूच बिहार के दिनहाटा में हुई इस हिंसा के बाद बहुत ज्यादा तनाव फैल गया। टीएमसी ने फौरन 24 घंटे का बंद बुलाया, जबकि बीजेपी टीएमसी विधायक उदयन गुहा की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। चुनाव आयोग ने भी पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। कूच बिहार में पहले फेज यानी 19 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। इस बार कूच बिहार में निशित प्रमाणिक के सामने टीएमसी के जगदीश चंद्र बसुनिया हैं, जो पश्चिम बंगाल के सिताई से विधायक भी हैं। कूच बिहार में मतदान से पहले हिंसा की पहली घटना हो चुकी है। यही सबसे बड़ी वजह है कि 42 सीट वाले पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। इससे पहले 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव 8 फेज में कराए गए थे। तब केंद्रीय बलों की 1000 कंपनियां तैनात की गई थी। फिर भी चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इन 12 लोगों में बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट तीनों दल के कार्यकर्ता शामिल थे। यानी पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा ये रिश्ता दशकों पुराना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि औसतन पश्चिम बंगाल में हर साल 20 राजनीतिक हत्या हुई हैं और ऐसा 1999 से 2016 तक होता आया है। पश्चिम बंगाल पर गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा की 693 घटनाएं हुई, 11 लोगों की हत्या हुई। 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान 23 लोगों की मौत हुई थी। 2021 में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की 1017 घटनाएं हुई, 60 लोगों की हत्याएं हुई। 2023 में कूच बिहार और मिदनापुर में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, जबकि टीएमसी के 1 कार्यकर्ता का मर्डर हुआ। 2024 में बारासात और मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 2 स्थानीय नेताओं की हत्या हुई है। 2019 के बाद सिर्फ टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुए खूनी संघर्ष में 47 लोगों की मौत हुई है। इनमें 38 तो दक्षिण बंगाल में हुई है। हालांकि कूच बिहार उत्तरी बंगाल में आता है और ये जगह असम के करीब है। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव की पहली टक्कर कूच बिहार में हो चुकी है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी और बीजेपी के बीच कूच बिहार में बहुत टक्कर हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कूच बिहार में 89.5% वोट डाले गए थे, यानी बम्पर वोटिंग हुई थी। बीजेपी को 48% से ज्यादा वोट मिले। निशित प्रमाणिक को 7,31,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि टीएमसी के अधिकारी परनेश चंद्र को 45% वोट मिले। 6,77,000 से भी ज्यादा वोट। साफ है कि टक्कर जबरदस्त हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने राइजिंग भारत समिट के दौरान पश्चिम बंगाल पर बहुत सी बातें कही हैं। वो लोकसभा चुनाव पर भी बोले और संदेश खाली के मुद्दे पर टीएमसी सरकार को आड़े हाथों लिया। मैं बॉटम का आंकड़ा भी कह देता हूं जी, क्योंकि चुनाव काफी बाकी है, वहां 7 चरण में चुनाव होना है। बॉटम का आंकड़ा हमारा 25 है। 25 से ज्यादा सीट हम निश्चित रूप से बंगाल में जीतेंगे। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बंगाल की जनता के सामने ममता जी एक्सपोज हो चुकी है। एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरह से संदेश खाली में सालों तक बहनों माताओं पर अत्याचार होते रहे और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा होते रहे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दखल करने पड़ते, तब जाकर अरेस्ट करते हैं। शर्म आनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में पहले 2 चरण के चुनाव बहुत खास है। कूच बिहार की सीट भी इसमें शामिल है। पहले 2 चरणों में पश्चिम बंगाल की जो सीट मुकाबले में होगी, उनमें 19 अप्रैल को अलीपुर द्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी में वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज में
26 अप्रैल को दार्जिलिंग, रायगंज और बालूर घाट में वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार सीएए बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस बार ममता बनर्जी भी सीएए पर आक्रामक हो गई हैं। ममता ने जो सीएए पर कहा था और अब राइजिंग भारत समिट में उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने क्या दिया, दोनों देखिए। और एनआरसी हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं करने देंगे। जनता को कोई इंसानियत को इंसाफ ना मिले, ये काम हम नहीं करने देंगे। क्या दोष है बंगाल के गरीब लोगों का? क्यों 5 लाख तक का उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही? क्यों अनाज उनका कालाबाजारी में बेचा जा रहा है? क्यों नल से जल की योजना वहां ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रही? क्यों अब तक सीए से इनको महरूम रखा गया? केवल और केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण और भ्रष्टाचार के कारण। अमित शाह भी जानते हैं कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें पश्चिम बंगाल का मतदान का बहुत अहम रोल होगा। 42 सीट वाला पश्चिम बंगाल वो सूबा है जहां बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में बहुत चौंकाया है। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक बीजेपी की सेंध टीएमसी के किले में लग चुकी है। लिहाजा 2024 के चुनाव में वो टीएमसी से दोगुनी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से सब